हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बच्चे 200 प्लस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। पार्ट 2 है, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के देखने को मिलेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो काफी बेनिफिशियल आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, आपको ये बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक बात समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो हमेशा डिसकंटीन्यूअस होता है, यानी नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये याद कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर देन नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक कंडीशन है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, उसके लिए हम पहले इसको देखते हैं। x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 3 के बीच में 2 लाई करता है इंटीजर, तो यही एक पॉइंट ऐसा है जो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब आंसर सी बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, सो इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ लीजिए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.5 centimeter per second, then the rate of increase of its circumference is। चलिए देखिए बेटा, यह है रेट मेजर का क्वेश्चन, और रेट मेजर का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव और डिक्रीज का मतलब नेगेटिव। इफ कोई भी वैल्यू इंक्रीज करिए, मान लो dx बाई dt इंक्रीजिंग, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और dx बाई dt, अगर dy बाई dt दूसरी कोई डायमेंशन है वो डिक्रीज कर रही है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। यहां पे कह रहे हैं इंक्रीजिंग, तो रेडियस इंक्रीजिंग 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है आपको डीसी बाई dt निकालना है, यानी सरकमफेरेंस किस रेट पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो देखते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये 2 पाई आपका कांस्टेंट है, तो r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करे हो तो dr बाई dt होगा। dr बाई dt की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? पाई रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए इंक्रीज कर रहा है, अगर यह नेगेटिव होता तो ये डिक्रीज करता है। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, -π/4 से π/4 एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि आपका फंक्शन में आप माइनस डालते हैं साइन तो वो नेगेटिव एफ आ जाता है, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। जैसे प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ऑड फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन -a टू a में
हमेशा 0 आता है। -a to a एक होता है, एक होता है 0 to 2a। पिछले पार्ट में 0 से 2a वाला क्वेश्चन था, इस पार्ट में -a से a है। तो ऐसे फंक्शन को हम चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैंने fx लिया, उसको लिखा x³ cos स्क्वायर x। एक बार चेक करता हूं फंक्शन मेरा ऑड है या इवन है। जैसे ही मैंने माइनस डाला तो ये -x³ आ गया, x की जगह माइनस और cos स्क्वायर x। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तो नेगेटिव ही हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos -x का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल के साथ नेगेटिव है। और cos ऑफ -x, ये आपको पता होना चाहिए कि cos ऑफ -x cos x ही होता है, क्योंकि cos ऑफ -x का मतलब ही क्या होता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी cos आएगा तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से cos हमेशा पॉजिटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो फाइनल जो आपका फंक्शन बना, देखो fx बना या नहीं बना, तो f ऑफ -x किसके इक्वल है, -fx। तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर आएगा 0। नोट कर लो। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लीजिए। x -3 x अपॉन में x -1 का होल क्यूब e की पावर x। देखिए कभी भी इंटीग्रेशन में e की पावर x वाला आ जाए तो इस फॉर्मूले को एक बार याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx माइनस f डैश x इंटू dx इक्वल्स टू e की पावर x fx प्लस c। स्टार लगा लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आपके पास अगर दो फंक्शन है तो हम चेक करेंगे कि एक फंक्शन fx हो, दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो इंटीग्रेशन करने पर आंसर आएगा वो e की पावर x fx। एक चेक करते हैं, ये e की पावर x हुआ sin x माइनस प्लस cos x इंटू dx। अब देखो अगर मैं बोलूं fx को मैं मानता हूं sin x, तो f डैश x कितना हो गया, cos x। बस जी आप क्या करो, यहां लगा दो fx और वहां लगा दो f डैश x। बस जैसे ही आपको पता चला ये fx और f डैश x का आंसर बना तो इसका फाइनल आंसर आएगा e की पावर x fx प्लस c। और fx कितना आ गया, sin x। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप इसी कंसेप्ट को यहां पे लगाइए। तो हमने क्या करना है, e की पावर x को बाहर रखा। अब फंक्शन मैंने ऐसे ले लिया x -3 अपॉन में x -1 का होल क्यूब इंटू dx। अब किसी तरीके से इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, देखो नीचे अगर x -1 का होल क्यूब है तो ऊपर भी मुझे ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 ऐड भी कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जैसे ही मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे x -1 है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक x -1 अपॉन में x -1 का होल क्यूब रख लेता हूं। और -3 + 1 कितना होता है, -2, तो इसको -2 अपॉन में x -1 का होल क्यूब बोल देता हूं। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो आपने नोट किया x -1 का क्यूब, x -1 और x -1 का क्यूब कट गया आपस में, और क्या पावर बची नीचे, 2 पावर बची। 1 अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन में x -1 का होल क्यूब इंटू dx। बस अब आपको यहां से पता लगाना है कि कौन सा आपका fx है और कौन सा आपका f डैश x है। तो देखिए पता लगाते हैं। या तो ये fx होगा या ये fx होगा। अगर इसको देखें हम तो मेरा f ऑफ x मैं मान लेता हूं 1 अपन में x -1 का होल स्क्वायर। और ऑब्वियस सी बात है यही होगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे पावर 3 आ जाएगी। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x -1 का
की पावर -2। इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो पावर पहले आ जाएगी -2, x-1 की पावर -3। फॉर्मूला क्या होता है भाई, d/dx ऑफ x की पावर n होता है ना, तो nxn-1 हो जाएगा। तो अगर पावर ही नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर आगे ऊपर आई और ऊपर माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का। ये आपका f(x) आ गया। न्यूमरेटर में -2, डिनोमिनेटर में x-1 की पावर 3। देखो बिल्कुल बन गया। तो जब आपका ये बन गया, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, e की पावर x, इसको लिख दो fx, उसको लिख दो f(x), बस इंटू dx। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, e की पावर x fx प्लस c। तो आगे e की पावर x, fx कितना है आपका 1 में x-1, इसको मैंने बेस में ही ले लिया, होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, y इक्वल्स टू x, x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। इसमें जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। y इक्वल्स टू x को अगर आप ध्यान से समझो तो स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास हो जाएगी। x एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस आपकी। x इज इक्वल टू 0 कौन सी है, ये वाली x इज इक्वल टू 0 है। ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू y की है, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। x इज इक्वल टू 2, मान लो ये वाली वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस और y इक्वल टू x, सबके सब मिलके जो रीजन कवर करेंगे वो ये वाला कवर करेंगे। दिस इज द शेडेड रीजन। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इसके आपको पता है 2,0। ठीक है, इसके भी पता है आपको, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू भी 2 होगी। ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के लिए आप क्या करिए, स्ट्रिप ले लीजिए। मैंने स्ट्रिप ले ली वर्टिकल स्ट्रिप, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसकी लिमिट जो आएगी वो एक्स एक्सिस वाली आएगी 0 से 2, और फंक्शन भी किस में आएगा, एक्स में आएगा, इनटू dx। तो लिमिट भी एक्स में, फंक्शन भी एक्स में, इंटीग्रेशन कर दो। जैसे इंटीग्रेशन करा x²/2, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 0, 2 का स्क्वायर 4/2, क्योंकि 2 डालोगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 0/2। कितना आंसर आ गया 4/2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्बिट्री कांस्टेंट बताने हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट अगर जनरल सॉल्यूशन में निकालने हैं तो अलग निकल के आएंगे, और पर्टिकुलर में अलग निकल के आएंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें सॉल्व करके सी वगैरह होता है, उसे कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर हम बोले जनरल सॉल्यूशन, तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, कांस्टेंट कितने आएंगे
1 आएंगे। और अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, तो ऑलवेज जीरो बोलोगे आप, ऑलवेज जीरो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑलवेज जीरो होता है क्योंकि हम वहां पे x और y की वैल्यू डाल के c की वैल्यू निकाल लेते हैं और बाद में इक्वेशन में c डाल देते हैं। आपने करा होगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे होगे तो वहां पे आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ये याद कर लो दोनों चीजें। जनरल सॉल्यूशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा जीरो होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। चलिए तो इसका आंसर क्या है, 1। फाइनल आंसर 1, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपको बताना है, एक बार पढ़ लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आपको ये दो वेक्टर दिए हुए। तो देखिए इसके लिए आपको प्रोजेक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और प्रोजेक्शन के दो कंसेप्ट हैं। प्रोजेक्शन का पहला कॉन्सेप्ट तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा लिखेगा, ए डॉट बी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो हमेशा यूनिट वेक्टर देगा। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी कैप डॉट बी कैप। अगर मैं इसको फाइनल करके बताऊं तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। देखिए कैसे, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये है प्रोजेक्शन वेक्टर। क्योंकि देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये आपकी कौन सी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी। अब जब स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर आए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अभी हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करना है, तो यानी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट करना है, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी डॉट ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्योंकि यहां पे ए बाद में आ रहा है तो ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। अगर हम नोट करें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऊपर आ गया, ए डॉट बी। देखो बी डॉट ए या ए डॉट बी दोनों बातें सेम है क्योंकि वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव, वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा ए वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास कितना है, 2i माइनस 3j माइनस 6k। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, एक्स वाई जेड तीनों का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 6 36, 36 4 40 अंडर रूट 49 कितना आ गया 7। बी वेक्टर सेम वही
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 4 8 और 1 9 3। तो इसका मतलब अब जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा? फाइनल आंसर क्या आएगा? अगर हम इसको देखें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, विच इज 7/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो बच्चों, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। अगर 1 मार्क के हिसाब से बताना होता तो हम बहुत जल्दी कर लेते, लेकिन आपको डिटेल सॉल्यूशन में सारी बातें पता चल जाएंगी। ए का प्रोजेक्शन बी पे, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो कभी ये पूछे तो ये लगाना है फॉर्मूला, ये पूछे तो ये लगा के आना है, ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 3D का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं आपको। ये जो फॉर्म दे रखी है आपको, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है वेक्टर की। कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b, और z माइनस z1 अपन में c, जिसमें आपके x1, y1 और z1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और a, b, c आपका डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम dr कहते हैं। तो वेक्टर का कभी भी आपको पॉइंट दे दिया जाए और आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए तो आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इस बार उसने आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे दी, आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। बच्चे अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं, जल्दी से बोलते हैं सर ए ये है, बी ये है, सी ये आंसर आ गया। नहीं, पहले आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप एबीसी नहीं बता सकते थे। जैसे आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, उसके बाद आप उसको एक कोफिशिएंट बता सकते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, x माइनस 1/3, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 माइनस वाई है, नहीं गलत है, y आगे होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, y माइनस 2 बन गया, नीचे आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। ये z के आगे 3 है, ऐसा नहीं होता, z का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, z का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए क्या किया, यहां पे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3। बोलो हाँ या ना भाई, मैंने क्या किया ना, 3 को डिनोमिनेटर में ले आया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 3 आ गया। ये कहो या ये कहो, दोनों बातें सेम है। तो मुझे 3 की रिक्वायरमेंट z के साथ नहीं थी, तो मैंने उसको नीचे ही वापस ले आया। अब देखो चेक करो, x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y अपन, अब ये प्रॉब्लम कर रहा है -1, तो जब ये -1 प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में। एक चीज नोट करिए आपने कि जो भी आपको न्यूमरेटर में प्रॉब्लम करेगा उसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ, ताकि वो नई वैल्यू दे दे आपको। अब x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b, z माइनस z1 अपन में c। बोलो सर z1 तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, -0 लगा दो। अब बोलो z माइनस z1 अपन में c, तो इसका मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी, 3, -1, 2/3। और दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम कहते हैं डी आर ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज। तो आई होप आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने आए होंगे इस कॉन्सेप्ट से। और इसके साथ आपका ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कार्टेशियन इक्वेशन आपको निकालनी है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहला वाला पॉइंट दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो देखिए कभी भी आपको कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म निकालनी होती है तो या तो आपको 2 पॉइंट देने चाहिए या एक पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर दे दे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर।
या फिर x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b और z माइनस z1 अपन में c। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बात हुई थी। एबीसी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, डीआर ऑफ पैरेलल वेक्टर। और x1 y1 z1 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पॉइंट तो उसने हमें अपना दिया हुआ है नया, तो हम इस नए पॉइंट को यूज करते हैं। तो हमारा x1 y1 और z1 तो यही है 1, -3, 2। लेकिन हमें दूसरी चीज नहीं दी, डायरेक्शन रेशो नहीं दे रखे। तो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, इनडायरेक्ट वे से दे रखे हैं। कह रहा है ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। तो यहां से मैंने देखा ये दूसरे वाला, अब आ जाओ ये वेक्टर फॉर्म, इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, और जो बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ये पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल वेक्टर को। ये बच्चे मैंने पैरेलल वेक्टर लिखा है। तो अब आप देखो आपका पैरेलल वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आपने क्या किया? बी वेक्टर लिख दिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बस जी, आपको कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस x1 पॉइंट कौन सा है? 1 अपॉन में यहां पे क्या है? 1। आई बात समझ? x माइनस x1 अपॉन में a, x माइनस x1 अपॉन में 1। नेक्स्ट y माइनस y1, प्रॉब्लम क्या है? ये नेगेटिव में है तो आप ब्रैकेट लगा के नेगेटिव लगाओ, y माइनस y1 अपॉन में फिर से 1। नेक्स्ट z माइनस z1 अपॉन में 2। तो ये आपके पैरेलल वेक्टर थे और ये आपके पॉइंट थे। फाइनल फॉर्म क्या आएगी? x माइनस 1 y प्लस 3/1 z माइनस 2/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। नंबर 35 पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है? ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आपको ये बताना है कि इनके बीच का एंगल कितना है। तो पार्ट 1 में मैंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, और अगर ए क्रॉस ए डॉट बी 0 से छोटा होगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। पिछली क्लास में हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, आप जाके देख सकते हैं। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला एंगल वो एक्यूट एंगल आने वाला है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। और एक और ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ये दो कॉन्सेप्ट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला है और ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला है। ये आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो, बात वही है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहां पे दोनों तरफ ये, मतलब इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी।
तो उससे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये और ये कट गए, ए और बी कैंसल आउट हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल एक्यूट आ रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू दिया, दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। तो cos थीटा से जब दोनों डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया, तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/4 होती है। तो दिस इज द फाइनल एक्यूट एंगल, थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लीजिए। An urn contains 6 balls, of which 2 are red and 4 are black. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are of the different color. वो different color की होंगी। तो देखिए, कभी भी आप 2 balls निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं होगा कि वहां पे हम एक बॉल निकालते थे, एक ऑब्जेक्ट निकालते थे। यहां पे हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। 11th क्लास में आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा होगा 2 ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। टोटल बॉल कितनी है, 6, निकालनी कितनी है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6C2, क्यों, क्योंकि 6 बॉल है उसमें से 2 निकालनी है। अब वो कह रहा है दोनों डिफरेंट कलर की हो, यानी एक रेड हो एक ब्लैक हो, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। भाई ये आपका फेवरेबल हो गया ना, एक रेड एक ब्लैक, डिफरेंट कलर का तो मतलब ही यही है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 4C1 2C1, मतलब एक ब्लैक में से निकाली और अभी काम खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ क्योंकि 2 बॉल निकालनी थी तो मल्टीप्लाई लगेगा। फिर 2 रेड में से निकालनी है तो 2 में से आप एक निकाल लोगे, ठीक है जी। तो 4C1 इंटू 2C1। चलिए प्रोबेबिलिटी, एक रेड एक ब्लैक, क्या होगी 4C1 इंटू 2C1 अपॉन में 6C2। जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे स्किप करके आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं आता वो ये समझ ले जरा कि कैसे सॉल्व होता है। देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर 11th में पढ़ा था आपने, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4C1 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 विच इज 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमेशा ऐसे ही काम करता है, डिक्रीज होता जाता है। अब जो सेम आ गया तो कट गया, तो इसका आंसर कितना आया 4। नेक्स्ट देखो 2C1। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप छोड़ो सॉल्व भी मत करो, अगर कभी भी डिनोमिनेटर यहां पे 1 हो r की जगह तो आप सीधा आंसर 2 लिख दो, बस इतना करना है आपको। देखो ना 1 था ना, 4 लिख दिया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 6C2 इनको सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल रहने देंगे, 2 से जाएगा 3 पे, आंसर कितना आ गया 50। बस अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं एक एक करके। 4C1 क्या है 4 इंटू 2C1 क्या है 2, 6C2 कितना है 15, 4 2 8, 8/15। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग टू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 3/2 y माइनस 4/3 कॉमा z इज इक्वल टू 2। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें आपको रिवर्स दिया होता, पॉइंट तो दिया होता लेकिन पैरेलल टू द लाइन में आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई थी और हमें कार्टेशियन निकालनी थी, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था। अब इसका उल्टा कर दिया, इस बार आपको कार्टेशियन फॉर्म दे दी, आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। जो a वेक्टर है ये आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और b वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, b वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट तो ये आ गया,
इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब ये जो फॉर्म है ये कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, y माइनस 4/3 इक्वल्स टू लगा दीजिए और प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा अपॉन में 0। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि आपको याद होगा जब आप कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, इक्वल टू लैम्डा करते हो, इक्वल टू लैम्डा करके आप एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 आएगा, y इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 4 आएगा, क्योंकि 3 -4 उधर जाके +4, और z इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा 0 माइनस का 2 उधर जाके +2 आएगा। तो इसी वजह से कभी भी आपको ऐसा दिया हो एक्सप्रेशन जिसमें आपके डिनोमिनेटर में 1 ना हो, आप अपने आप से 1 मत लगा देना, आपको क्या करना है, प्लस का 2 इधर आके -2, और जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वो 0 रहेगा। अदरवाइज आपने 1 लगा दिया तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं आगे क्या करना है। ये था बेसिक। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, यहां पे 0 लगा दिया, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, तो dr जो आ गए वो आ गए 2,3,0, और ये dr किसके आए हैं, पैरेलल वेक्टर के, तो बस पैरेलल वेक्टर में लगा दो। r वेक्टर इक्वल्स टू a कितना है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मान लिया, और ये कितना आ गया आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। f(1) दिया हुआ है, f'(1) दिया हुआ है, आपको y दे रखा है एक फंक्शन, आपको बताना है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0 इज, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी डलेगी, 0 डेरिवेटिव करने के बाद। तो चलिए डेरिवेटिव कर लेते हैं, dy बाई dx किया, चेन रूल वाले तरीके से करेंगे। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इस पूरे को मान लो x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, पूरे को x माना था ना, मल्टीप्लाई। अब ये f है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश e की पावर x, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x था, e की पावर x। चलिए अब क्या वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो मैंने नोट किया f e की पावर 0 इंटू f डैश e की पावर 0 इंटू e की पावर 0, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 इज, किसी की भी पावर 0 आंसर 1, तो ये हो गया 1 में f1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1, ये हो गया f डैश 1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1। न्यूमरेटर में आ गया f डैश 1, डिनोमिनेटर में आ गया f ऑफ 1, f डैश 1 की वैल्यू बेटा 2 दी हुई है, f ऑफ 1 की वैल्यू बेटा 4 दी हुई है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नंबर 39, द पॉइंट 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको एक लाइन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट हाफ प्लेन पे लाई नहीं करता। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा आप पॉइंट डाल दीजिए सारे, जो सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लाई नहीं करेगा। पहला पॉइंट डाला 4 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, पहला पॉइंट ही फॉल्स आ गया, इसका मतलब यही तो पॉइंट है जो हाफ प्लेन पे लाई नहीं करता, उस एरिया के अंडर ये पॉइंट कभी लाई नहीं करेगा 1,1, बाकी सारे पॉइंट लाई करेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 ऑफ एमसीक्यू सीरीज। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है आपको और आपको एंगल निकालना है। तो देखिए आपको एंगल निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में आपके पास दो पैरेलल
दो डी आर आ जाएंगे, एक नीचे वाला एक ये, दो आ गए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये जब आपके कार्टेशियन इक्वेशन में, ये फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप B1 वेक्टर देखिए, पहले देख लीजिए z का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा B1 वेक्टर निकालिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, 9 और 9 38, रूट 38। नेक्स्ट B2 वेक्टर 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 15k कैप। B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 15 15 जा 25, 6 5 6 6 12, 2 10 13 14, 2 3 342 आ गया ये रूट में। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा वाला, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 का मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 15k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ रूट अंडर रूट 38, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड रूट 342। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, 2 6 जा 12, क्योंकि i डॉट i कितना होता है 1, 3 9 जा 27, 15 5 जा 75 अपॉन में अंडर रूट 38 अंडर रूट 342, 7 5 12 14, 7 8 9 10 11 114। 38 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो कैसे निकलेंगे, रूट 2 19, सॉल्व भी नहीं होगा, रूट 38। इसके निकाल लेते हैं 342 के, 342 के आप प्राइम फैक्टर निकाल दो, 2 से चला गया 171, 171 आ गया। अब 171 किसी से आता है, 3 से जाता है, तो 3 से कितने पे जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, यहां लिख देंगे 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 से चला गया कितना, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 बचा, यानी कि 2 3 3 19 इसके फैक्टर बने, तो 3 बाहर आ गया रूट से, 2 और 19 अंदर रह गया, और 19 2 जा कितना होता है 38, 38 को 38 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, रूट 38 को रूट 38 से, तो 38 इंटू 3 114, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 10 11, तो आंसर आया 114 अपॉन में 114, यानी कि 1 के इक्वल आ गया। अब एक बात बताओ, cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, cos 0 पे ही होता है, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया आपका 0 डिग्री। अब आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई है, आप डायरेक्ट इनका रेशियो देख लेते तब भी आपको समझ आ जाता। देखो 2/6, अगर मैं आपसे बोलूं 2/6, 3/9, 5/15, 1/3, 1/3, 1/3, तो जब इनका dr का रेशियो देखा आपने तो आप सीधा बोल दोगे कि ये पैरेलल है, ठीक है, dr का रेशियो अगर इक्वल हो तो वो पैरेलल होते हैं। तो ये बस मैंने आपको समझाया कि अगर आपको इसके बीच में एंगल निकालना बोला जाए तो आप इस मेथड से एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते थे। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए वीडियोस वगैरह और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना कॉन्सेप्ट ठीक करिए, जहां आपको लगता है कि आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने की तो वहां पे करिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ओके।